बच्चों, हमने हमारे 5वें अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं। 3 भागों के तहत हमने इस पूरे अध्याय को पढ़ा है। आज हम इसके भाग 4 के अंतर्गत जो भी पाठ के अंदर हमने पढ़ा है उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए एक एक प्रश्न के उत्तर को लिखने के लिए। सबसे जो पहला प्रश्न है बच्चों वो है, 2 वजह बताइए कि लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य होती है। इसी प्रश्न को अगर हम दूसरे तरीके से देखते हैं तो आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम करना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? बच्चों, ये जो 2 प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों में एक ही बात पूछी गई है। जब भी आप प्रश्न पढ़ते हो तो उसको पढ़ के ये बात देखा करो, ये समझने की कोशिश किया करो कि प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया है, यानी हमें उत्तर किस चीज का देना है। इसमें दोनों प्रश्नों में बच्चों जो स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में पूछा गया है, ऊपर वाले में पूछा गया है कि स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य क्यों है, और नीचे वाले प्रश्न में भी यही पूछा गया है कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है वो महत्वपूर्ण क्यों होती है। तो दोनों में हमें स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में लिखना है कि ये महत्वपूर्ण क्यों होती है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। पहला है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायालयों को शक्ति संपन्न बनाती है। इसके आधार पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग पर को हम रोक सकते हैं। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमने पढ़ा था जो न्याय कार्यपालिका होती है और व्यवस्थापिका होती है उसके ऊपर न्यायालयों की क्या होती है, अंकुश लगा रहता है। किसके माध्यम से? न्यायिक समीक्षा के माध्यम से। न्यायिक समीक्षा हमने पढ़ी थी। न्यायिक समीक्षा, इसके माध्यम से क्या होता है कि जो न्यायालय होता है वो कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका विधायिका होती है उसके जो सत्ता का दुरुपयोग होता है उसका बचाव करती है न्यायिक समीक्षा के माध्यम से। दूसरा इसका हम देख लेते हैं, यह स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व क्या है। स्वतंत्र न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि यदि किसी को यह लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, 2 वाक्यों में लिखिए कि अपील की व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। यानी कि अपील करना जो हमने पढ़ा था वो क्या होता है, उसके बारे में हमें 2 बातें लिखनी है। पहली, निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है तो उसे अपील करना कहा जाता है। दूसरी, पुनः अपील के माध्यम से मुकदमा उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वोपरि होता है। इसके लिए बच्चों हमने एक उदाहरण देखा था, सुधा का केस देखा था, जिसके अंतर्गत सबसे पहले निचली अदालत से उच्च न्यायालय में अपील की जाती है, उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है, फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप जो समझते हैं उसके आधार पर ये जो तालिका है इसको भरना है। यहाँ पर बच्चों उल्लंघन का एक विवरण दिया गया है, यानी विवाद दे रखे हैं 2। इन विवादों की जो शाखा लिखनी है, हमने जो विधि की जो शाखा पढ़ी थी उन शाखाओं का हमें यहाँ पर वर्णन करना है। साथ में उस शाखा के अंतर्गत जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं विवरण क्या है विवादों का। पहला विवाद है, कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज परेशान करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, लड़कियों को परेशान किया जा रहा है लड़कों के माध्यम से। तो इसमें आपको लगता है कि कौन सा विवाद आना चाहिए? यहाँ पर जो विवाद होगा बच्चों वो होगा कौन सा? फौजदारी विवाद। फौजदारी विवाद आएगा पहले में। क्यों? क्योंकि एक अपराध है, लड़कों के द्वारा लड़कियों को जो परेशान किया जा रहा है वो क्या है? एक अपराध है। दूसरा क्या है? एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर देता है। देखो भाई, जो किराएदार है वो मकान में रह रहा है लेकिन मकान मालिक उसको जबरन वहां से मकान खाली करने के लिए कह रहा है। तो ऐसे में जो मालिक होता है उसके खिलाफ किराएदार ने क्या किया है? मुकदमा दायर किया है। तो ये किससे संबंधित है बच्चों? ये मैंने बताया था कि किराए से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो किस में आते हैं? दीवानी जो कानून होते हैं उनमें आते हैं, सिविल लॉ के अंतर्गत आते हैं। अब इनके अंदर जो
प्रक्रिया होती है वो क्या होती है हम देख लेते हैं। पहला केस जो था वो फौजदारी कानूनों से संबंधित है। अतः आपराधिक जांच के लिए इसकी प्रक्रिया क्या होगी? आपराधिक जांच के लिए सबसे पहले पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद में पुलिस जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल या जुर्माने की सजा मिलती है। अगर वास्तव में वो लड़के दोषी हैं लड़कियों को परेशान करने में, तो उन्हें जुर्माने की या फिर जेल की सजा मिलेगी। इसकी प्रक्रिया ये है। दूसरे में क्या है बच्चों? यह एक दीवानी कानून से संबंधित है। किराएदार का, मकान मालिक का जो मुद्दा है वो दीवानी कानून से संबंधित है। इसकी प्रक्रिया क्या होगी? इसमें जो प्रभावित पक्ष है, प्रभावित पक्ष कौन सा था? किराएदार। वो जैसे किराएदार की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाएगी। क्या की जाएगी? एक न्यायालय में याचिका दायर की जाती है। अदालत उचित प्रक्रिया के तहत दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय देता है। यानी कि न्यायालय पहले दोनों पक्षों को सुन के सुलह करवाता है और सुलह के बाद में अपने निर्णय देता है। तो इस प्रकार से इन दोनों की प्रक्रिया, न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। हमारा चौथा प्रश्न है, हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है। हमने 6 मौलिक अधिकार पढ़े थे बच्चों। जो हमारा लास्ट का मौलिक अधिकार था वो हमने पढ़ा था संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमने पढ़ा था, उसका मतलब होता था कि जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं वो इस अधिकार के तहत उनकी सुरक्षा की जाती है, न्यायालय उसकी सुरक्षा करेगा। ये हमने बात पढ़ी थी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है? यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है वो न्यायिक समीक्षा और जो हमारे संवैधानिक उपचार का अधिकार है उनको आपस में जुड़ा हुआ मानकर पूछ रहा है कि क्या वास्तव में ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम इसका उत्तर देखते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। यह हमने पढ़ा था। यदि किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। इस प्रकार के माध्यम से न्यायपालिका संसद द्वारा पारित कानूनों को की इस आधार पर समीक्षा कर सकती है कि वे नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करते हैं। न्यायालय जो होती है वो समीक्षा करती है हर कानून पर कि ये जो कानून बने हैं ये किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। तो अतः स्पष्ट हो जाता है कि जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है वह न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है कि यानी कि संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार के तहत न्यायपालिका समीक्षा करती है, न्यायिक समीक्षा करती है किसके? संसद के द्वारा पारित कानूनों पर। संसद जो भी कानून लागू करती है कार्यपालिका के माध्यम से उन कानूनों की समीक्षा करती है। तो इस प्रकार से न्यायपालिका के अंतर्गत जो न्यायिक समीक्षा होती है और जो हमारा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का वो आपस में दोनों जुड़े हुए होते हैं। 5वां प्रश्न है, नीचे तीनों स्तर के न्यायालयों को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उस न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया था। सुधा गोयल का हमने मामला पढ़ा था और उस मामले के तहत हमने देखा था कि निचली अदालत से वह किस प्रकार से ऊपरी अदालत के अंतर्गत मामले की सुनवाई होती है। तो यहाँ पर निचली अदालत दे रखी है, फिर उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें बच्चों हमने पढ़ा था कि जो 1980 के अंतर्गत सुधा गोयल का मामला आया था और 1980 के अंतर्गत निचली अदालत के अंतर्गत जो फैसला सुनाया गया था उसमें सुधा गोयल के पति लक्ष्मण, सुधा गोयल की सासू शकुंतला और उसके जेठ जो सुभाष चंद्र थे उनको दोषी पाया गया था और उनको मौत की सजा सुनाई गई थी। ठीक है। फिर 1983 के अंतर्गत इन तीनों लोगों ने, लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र ने अपील की उच्च न्यायालय में। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय में ये अपील की गई और उच्च न्यायालय के माध्यम से फैसला सुनाया गया कि ये तीनों लोग क्या हैं? निर्दोष हैं, क्योंकि सुधा की जो मौत हुई थी वो एक दुर्घटनावश स्टोव पे दूध गर्म करते हुए जलकर उसकी मौत हुई थी। तो ये निर्दोष हैं और उनको क्या किया था? बरी कर दिया था। इसके बाद बच्चों कुछ महिला संगठनों ने जनहित याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। ठीक है, और फिर सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया था वो क्या आया था कि उसके अंतर्गत ये पाया गया था कि जो लक्ष्मण और शकुंतला हैं वो तो दोषी हैं, तो इसलिए उनको तो उम्र कैद मिली, जबकि जो सुभाष चंद्र है वो निर्दोष है, क्योंकि उसके विपरीत कोई भी गवाह
नहीं मिला था। तो इस प्रकार से तीनों फैसले आए थे, वो क्या हैं भाई, आप लिख सकते हो। निचली अदालत का जो फैसला था उसमें सुधा के पति लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया गया और मौत की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने सुधा की मौत को एक दुर्घटना मानते हुए लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र को बरी कर दिया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण, शकुंतला को दोषी पाया, जबकि सुभाष चंद्र के खिलाफ सबूत न मिलने के आरोपों से उसको क्या कर दिया, बरी कर दिया और दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। छठा प्रश्न है बच्चों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी? यहाँ पर प्रश्न हमें किसके बारे में पूछ रहा है, जनहित याचिका के महत्व के बारे में। ठीक है, प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न पूछ रहा है जनहित याचिका के महत्व के बारे में, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि जनहित याचिका द्वारा सर्वसामान्य को न्याय सुलभता से प्राप्त होने लगा। उसके बाद गरीब व अशिक्षित लोगों की ओर से न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दे दिया। इससे जो गरीब व्यक्ति थे, अशिक्षित व्यक्ति थे, उनको भी न्याय सुलभता से प्राप्त होने लगा। तीसरी बात, पत्र या टेलीग्राम से भी याचिका दायर की जा सकती है, जिससे कानूनी प्रक्रिया बेहद सरल हो गई। तीसरा इसका महत्व हो गया। लास्ट में न्यायालय की पहुंच सर्वसाधारण तक हो गई, यानी कि सभी लोगों तक न्यायालय की पहुंच हो गई और सभी सर्वसामान्य लोगों को न्याय सुलभता से प्राप्त होने लगी। तो इस प्रकार बच्चों ये जो प्रश्न है, इसके माध्यम से एक लाभ है, इसके माध्यम से अनेक मुद्दों पर न्याय दिलवाया जा चुका है। अतः कहा जा सकता है कि जनहित याचिका सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो ये हमने जनहित याचिका के महत्व पढ़े। इस प्रकार बच्चों इस अध्याय को हमने पूरा पढ़ लिया है, साथ ही इसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी कर लिए हैं। आशा करती हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले अध्याय में हम भारत की जो आपराधिक प्रक्रिया है वो किस प्रकार से कार्य करती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बनी रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।